So we have been talking about intelligence and different types of intelligence. We have discussed multiple intelligence, then emotional intelligence. Today we will talk about the concept of intelligence as suggested by Sternberg. स्टर्नबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे और जिनका जो इंटेलिजेंस की थ्योरी के लिए खास करके इनको जाना जाता है, इसको ट्रायैकिक थ्योरी के नाम से भी, ट्रायैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है उनकी थ्योरी को। और इसका ट्रायैकिक का मतलब ये हुआ कि ये कोई एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, इकाई अवधारणा नहीं है, बल्कि ये इसका 3 डायमेंशन है। 3 तरह से 3 एस्पेक्ट्स में 3 आयाम आप कह सकते हैं। 3 आयाम है इसका, जो कि तीनों आयाम को समझ के तब आप इसको समझ सकते हैं। और ये 3 आयाम जो है, एक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। यानी प्रैक्टिकलिटी, क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल, ये 3 जो डायमेंशन होते हैं, ये स्टर्नबर्ग के अनुसार ये एक दूसरे से बहुत हद तक इंडिपेंडेंट हैं। ओवरलैपिंग थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है? जो आमतौर पर जो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट होते हैं, उसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस की ही जांच होती है, जिसमें कि आप अपने विश्लेषण की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, तार्किक रूप से सोचने की या आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और इसमें जैसे मैथमेटिक्स के समस्याएं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या तार्किक बातें करते हैं, तर्क आधारित बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें इन एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। इसका एक मेरिट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा जो कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमारी है, उस पर ये, उसके बारे में एक संरचित और अच्छी तरह से जिसको व्याख्यायित किया हुआ या उसको विवेचित किया हुआ, अच्छी तरह से विवेचित किया हुआ एक तरीका हमें मिलता है, और जिसका उपयोग करके हम लोग एकेडमिक और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस का टेस्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में या एकेडमिक टेस्ट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये ओवर सिंप्लीफाई करता है। जो इंटेलिजेंस का नेचर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये मूल रूप से जो एनालिटिकल स्किल है उस पर फोकस करता है। दूसरा जो इसका हिस्सा है, डायमेंशन है, दूसरा आयाम, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस का आयाम है, जिसमें कि किसी भी सिचुएशन या समस्या के संदर्भ में नई तरह से या धारा से हटके, रूल से बाहर निकल के, आउट ऑफ बॉक्स, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आप जो पहले से अज्ञात व्यवस्था, अज्ञात चीज है या अज्ञात अभिव्यक्ति है, उसको आप यहाँ दिखाते हैं। और इसमें आपके नए विचारों को अभिव्यक्त करने की जो आपकी क्षमता है, उसी पर मुख्यतः ये केंद्रित होता है। इसका मेरिट या विशेषता इसको कह सकते हैं कि
मुख्य रूप से इनोवेशन और चीज़ों को परिवर्तित करके स्वीकार करने की या नए रूप में स्वीकार करने की, रियल लाइफ सिचुएशन में नए जो ये इस तरह की चीज़ें पाई जाती है या प्रवृत्ति पाई जाती है, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस के को दर्शाती है। का डिमेरिट ये कहा जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, ये बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का होता है। एक व्यक्ति के लिए कोई चीज़ क्रिएटिव हो सकती है, दूसरा व्यक्ति उसको सामान्य कह सकता है, या ये कह सकता है कि ये ज़्यादा वैल्यू का नहीं है, या इसमें तो उसमें वो ग्रेडिंग भी कर सकता है ऊपर नीचे। तो ये सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस के जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर भी हम ये क्रिएटिविटी होती है, जिस चीज़ को मैंने पहले देखा नहीं है, तो वो चीज़ भले ही पुरानी है, बहुत सारे लोग उसको कहते हैं, करते आए हैं, लेकिन जब जिस पहले आदमी को मैं उसको करते हुए देखूँगा, तो मुझे वो नई लगेगी या इनोवेटिव लगेगी। तो इस तरह से सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। इसी तरह से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में या कोई एक्सपीरियंशियल अनुभवात्मक कोई परिस्थिति है, तो उसमें जो हम अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से हम किस प्रकार से खुद को एडॉप्ट करते हैं, किस प्रकार से खुद को एडजस्ट करते हैं, एडेप्टेशन, नॉट एडॉप्टेशन, एडेप्टेशन, वो किस तरह से करते हैं। तो ये इस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से निकल के आता है। इसका मतलब मूल रूप से है कि रियल लाइफ के जो परिस्थितियां हैं, वास्तविक ज़िंदगी की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप नॉलेज और स्किल को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो अलग-अलग परिस्थितियों में आपका एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि अ, इसका मेरिट ये हुआ कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें नए-नए चैलेंजेस लगातार इमर्ज करते रहते हैं, और उसमें किस प्रकार से आप जो एवर चेंजिंग डिमांड है, उसके उसके साथ आप कैसे एडजस्ट होते हैं। ये इस इंटेलिजेंस के माध्यम से उभर करके आता है। उसकी डिमेरिट ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, और इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन का एक बड़ा चैलेंज इसमें आता है, क्योंकि मैं किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटिव थिंकिंग करूँगा, मेरे लिए क्या ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें कि क्रिएटिवली मैं सोच पाऊँगा। हर व्यक्ति हर काम के लिए, हर चैलेंज के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ चैलेंजेस के लिए वो रेडी होता है। इन द सेंस कि कुछ चैलेंजेस में के कॉन्टेक्स्ट में वो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है, और वो उसमें काम कर सकता है। तो इस तरह से जो इंटेलिजेंस है, स्टेनबर्ग की थ्योरी के हिसाब से जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, वो कोई स्थिर या एक आयामी चीज़ नहीं है, बल्कि ये इसका कम से कम 3 आयाम तो है ही। और लोग इसमें एक तरह के इंटेलिजेंस में अ, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरह के या 2 तरह के इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा आगे हों, और जबकि बाकी में उनकी प्रोफिशिएंसी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ प्रभावित होती रहती है। यानी आपका जो इंटेलिजेंस का लेवल है, हो सकता है उस सिचुएशन की डिमांड ज़्यादा क्रिएटिविटी की है, या हो सकता है वो सिचुएशन की डिमांड ज़्यादा एनालिटिकल होने में है। तो इस तरह से वो जो सिचुएशन है, उन सब के हिसाब से आप उसका
असेसमेंट करते हैं। स्टेनबर्ग की थ्योरी जो है, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में ये काफ़ी प्रभावी रही है, और इसका जो पारंपरिक रूप से जो आईक्यू टेस्ट बनाए जाते रहे हैं, उसकी तुलना में ये ज़्यादा बहुआयामी है, और इसका एजुकेशन प्रोग्राम में के असेसमेंट में या विकास के बच्चों का कैसे हो रहा है उसके असेसमेंट में, इन सब कॉन्टेक्स्ट में इनका उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रेंथ इसका यही हुआ कि मल्टीपल इंटेलिजेंसीज की बात करता है, बहुत तरह के इंटेलिजेंसेस की, यानी ये मानता है कि जो इंटेलिजेंस है ये कम से कम 3 टाइप का तो होता ही है। दूसरी बात ये जो इसका स्ट्रेंथ है कि ये रियल वर्ल्ड के साथ रिलेशन स्टेब्लिश करता है। जब वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करता है तो रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेवेंसी को स्थापित करता है। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 डायमेंशनल या ट्रायर्किक थ्योरी है, जिससे कि इंटेलिजेंस का ज़्यादा पूर्ण तस्वीर है ना, बुद्धिमत्ता की ज़्यादा पूर्ण तस्वीर मिलती है इसके माध्यम से। और किसी भी व्यक्ति का अगर हम इस आधार पर, इस नज़रिए से अगर हम असेसमेंट करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमें ज़्यादा गहरी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस कारण से शिक्षा में इसकी एप्लीकेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये तीनों एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, तीनों ही डायमेंशन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके हिसाब से हम करिकुलम को इस तरह से डेवलप करते हैं जिसमें इन तीनों डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों के डेवलपमेंट का अवसर उनको प्राप्त हो। और इसी तरह से इसके वीकनेसेस की बात करते हैं, तो पहले भी हम लोगों ने बात की है कि कई सारे कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिजन का चैलेंज है, जैसे कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसके एक्यूरेट होने पर डाउट होता है, और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और क्रिएटिव जो इंटेलिजेंस है उसको हम लोग नहीं मेजर कर पाते। इसी तरह से जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है उसमें सब्जेक्टिविटी का इशू होता है, और हम लोगों ने पहले भी बात कर ली, सब्जेक्टिविटी इसमें आ जाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो क्रिएटिविटी है वो दूसरों के नज़रिए में क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। इसी तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसको अप्लाई करने में इस थ्योरी के हिसाब से इसको किसी पर्टिकुलर करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको अप्लाई करना चाहें, या कोई असेसमेंट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट टूल बनाने के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहें, तो उसमें काफ़ी चैलेंज आता है। और ओवरऑल ये तीनों जो मॉडल है, तीनों जो डायमेंशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये इसमें क्लियर होके नहीं निकल पाता है। वो केवल बात करते हैं कि ये 3 उसके डायमेंशन हैं। तो 3 डायमेंशन है तो कोई एक चीज़ के 3 डायमेंशन है, या 3 अलग-अलग चीज़ें मिलके एक एक तरह की चीज़ को दर्शाती हैं। किस रूप में ये कनेक्टेड है, इसका कोई एक यूनिफाइड मॉडल जो है वो बन के नहीं आता है। तो ये जो स्टेनबर्ग के ट्रायर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस का, उसका इसके बाद हम लोगों ने समझा। अब इसका जो इन्फ्लुएंस पड़ा
उसमें मुख्य रूप से करिकुलम डेवलपमेंट पर इसका इन्फ्लुएंस आया है, जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कि अ, तीनों डायमेंशन में प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल, इन तीनों डायमेंशंस को फोकस करते हुए करिकुलम बनाने की बात की जाती है। असेसमेंट पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इन तीनों के आइटम्स को इंक्लूड करके इसका जो टेस्ट ये डेवलप किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया जाता है। उसमें तीनों तीनों तरह के आइटम होते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत हो, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत हो, और जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जरूरत हो। कॉग्निटिव असेसमेंट में इंटेलिजेंस के नोशन को इसने एक्सपैंड किया है। जहाँ पहले हम लोग बेसिकली एनालिसिस के कैपेसिटी को ही इंटेलिजेंस समझते थे, अब इसको इसने एक्सपैंड कर दिया, 3 डायमेंशन बना दिया। और इसके प्रभाव में नए टेस्ट, इसके इस थ्योरी के आधार पर नए टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ। पुराने टेस्ट में भी मॉडिफिकेशंस किए गए, जो अनबैलेंस्ड अगर सिचुएशन था तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। इसी तरह से जॉब परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये यूजफुल साबित हुआ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी का एक डायमेंशन था इंटेलिजेंस में। तो उसमें केवल जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि केवल एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है, उसकी तुलना में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। लीडरशिप डेवलपमेंट में भी ये काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो लीडर का मतलब ही क्रिएशन होता है। लीडर बेसिकली मतलब उसका ये है कि किसको हम लीडर कहते हैं, तो जो समस्या में किस समय एक नए समाधान को लेकर के एक उपयोगी और नए नवीन समाधान के साथ लोगों को लेकर चल सके और उस दिशा में प्रेरित कर सके और उसका एक रिजल्ट तक उनको लीड कर सके, उसको लीडर बोलते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में जिसमें कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो, क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो, तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन कोर्स ऑफ टाइम दैट पर्सन विल इमर्ज एज अ लीडर। फिर इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इससे इमर्ज करता है, यानी इसका एप्लीकेशन साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, कॉग्निटिव साइंस में, अलग अलग जगहों पर इसको अप्लाई करके किया जाता है। और इसमें समझने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स को और उनके ग्रुप परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। इसके बाद जो रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें होता है वो है इसका कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन। इसमें जो इंटेलिजेंस का नेचर है और इसका जो डिफरेंट डायमेंशन है, उससे इंटेलिजेंस को समझने की दिशा में एक गंभीर वृद्धि, मतलब गंभीरतापूर्वक उसमें एक्सपेंशन होता है और गंभीरता आती है। उसको गंभीरतापूर्वक समझने की दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। और फिर ये पॉलिसी और प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें इंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि पहले जहाँ क्रिएटिव लोग बेसिकली अगर उनका एनालिटिकल आईक्यू कम है तो उनको छोड़ दिया जाता था। वहाँ इस तरह के टेस्ट में वो लोग शामिल हो जाते हैं जिनका क्रिएटिव इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है, बल्कि एनालिटिकल कम है। अब देखते हैं जनरली आर्टिस्ट किस्म के लोग जो होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट वाले, उनमें ये पाया जाता है, या म्यूजिकल, सिंगिंग, इस तरह के जो क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको उनको एनालिटिकल लेवल पर कई बार चैलेंजेस उनके साथ होती हैं। लेकिन ये जो आईक्यू का ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में उनको
लिया जा सकता है, उनको इंक्लूड किया जा सकता है। इसी तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो सेल्फ अवेयरनेस की आवश्यकता है, वो हर व्यक्ति को इस टेस्ट के हिसाब से प्राप्त होती है। उसको एक कंसिस्टेंस मिलता है कि हमें क्या काबिलियत है, कितना कुछ हम कर सकते हैं खुद से, कितना कुछ हमें डेवलप करने की आवश्यकता है, कहाँ हमें कमी है, किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स को समझ करके अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने कैरियर ऑप्शन का डिसीजन लेना, ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉजिटिव डायमेंशन है। तो जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें तो इतनी ही बातें थी। अब हम इसको इंटेलिजेंस से संबंधित थ्योरीज को अ, दूसरे कॉमन इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हम लोग असेसमेंट कैसे करते हैं। जो इंटेलिजेंस का मूल्यांकन है इन जनरल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें हम लोग उसका मूल्यांकन इंटेलिजेंस का किस प्रकार से करते हैं। तो थोड़ा इसको अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो काफ़ी पुराने समय से इसके इंटेलिजेंस के असेसमेंट की बात हो रही है। यहाँ तक जो एंशियंट ग्रीक लोग थे, वो इंटेलिजेंस को के बारे में सोचते थे एक मेंटल ट्रेट के रूप में। इसके अंदर रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब आते हैं। तो लेकिन ये जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो ज़्यादा फिलोसफिकल नेचर का था। और उसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन आपको जैसे पता है कि साइकोलॉजी पहले फिलोसफी के अंदर ही एक एस्पेक्ट हुआ करता था, फिलोसफी से अलग नहीं था साइकोलॉजी मॉडर्न टाइम से पहले। तो ये जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, वो उस ग्रीक रूट में इसको देखा जा सकता है। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो इसकी शुरुआत होती है, वो फ्रांसिस गैल्टन, आपने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन के ये भाई थे। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, जैसे रिग्रेशन के बारे में इनको काफ़ी सिग्निफिकेंस दिया जाता है कि ये रिग्रेशन का जो स्टैटिस्टिकल टूल है, उसके डेवलपमेंट में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उसका कैसे एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, और ख़ास करके इनका एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि लोगों के लेंथ के बारे में, हाइट के बारे में इनका जो रिग्रेसिव कंक्लूजन है रिग्रेशन का, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट योगदान माना है। तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने इंटेलिजेंस के असेसमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको वो बेसिकली मेंटल टेस्टिंग के नाम से उसको बोलते थे या रखते थे। और जिसमें कि ह्यूमन एबिलिटी के जो डिफरेंट डायमेंशन है और जो पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं, वो कई तरह के जो सेंसरी और मोटर टास्क होते हैं, उसके आधार पर उसको मेजर किया जाता है। सेंसरी का मतलब कि आप क्या परसीव कर रहे हैं, देख के, सुन के, छू के। और मोटर टास्क, कई तरह के काम आपसे करवाया जाएगा और आप उसको कितना सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, उसके आधार पर उस तरह के टेस्ट, उस तरह के आइटम्स थे जो फ्रांसिस गैल्टन का जो कॉन्सेप्ट था मेंटल टेस्टिंग। इसके बाद अल्फ्रेड बिनेट का नाम आता है, जो कि जब हम लोग ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसमें इनहेरेंटली अल्फ्रेड बिनेट का ही नाम होता है, क्योंकि बिनेट ने, जो कि फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, 1905 में बिनेट सिमन स्केल डेवलप किया था। और हम जब भी आईक्यू कोड करते हैं, तो बेसिकली हम लोग मोस्टली, अब तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे
टेस्ट हैं, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ज़्यादा चांस होता है कि हम लोग बिनेट सिमोन स्केल का ही हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और आगे जो नए टेस्ट भी हैं वो लगभग पैरेलल है, यानी अगर एक टेस्ट में आपको 110 करार दिया है तो दूसरा भी उसी जगह 4-5 आगे पीछे करेगा। तो इसका पैरेलल 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 होना, टेस्ट का पैरेलल होना, टूल्स का पैरेलल होना एक रिलायबिलिटी का एक लक्षण माना जाता है कि एक टूल से हम अगर किसी चीज़ को उसका रिजल्ट पाते हैं और उसी चीज़ को दूसरे टूल से पाते हैं, सेम पर्पस वाले दोनों टूल सेम पर्पस वाले, तो उसमें हाई स्केल ऑफ रिलायबिलिटी मानी जाती है। तो टेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि हम लोग रिलायबिलिटी डेवलप करने के लिए उसको डेवलपमेंट ही उस तरह से करते हैं कि उन दोनों के उनके और दोनों के रिजल्ट में हाई लेवल ऑफ कोरिलेशन होता है, हाई कोरिलेशन होता है। तो मुझे लगता है ये सब टर्म आप लोग ऑलरेडी सीख रहे होंगे हमारे विक्रम सर के क्लास में। तो बीनेट का इसलिए एक इम्पोर्टेंट नाम है, और जिससे कि आईक्यू एक पॉपुलर टूल के रूप में आज के समय में जिससे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बीनेट और बीनेट सिमन स्केल की ही देन है जो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। फिर लेविन टर्मन और स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, उसका एक और फॉर्म है जिसमें कि लेविल टर्मन ने बिनेट टेस्ट को अमेरिका में यूज करने के लिए इसको अडॉप्ट किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए और उस उन्होंने इस आईक्यू के कॉन्सेप्ट को अमेरिका में इसको पॉपुलर बनाया 20वीं शताब्दी में। ये लेविन टर्मन के का इसमें योगदान है। तो इसके बाद वर्ल्ड वार वन के समय में जब बड़े स्केल पर सैनिक का रिक्रूटमेंट करना था, तो उस समय यूएस आर्मी ने जो रिक्रूट्स आते थे उनको एसेस करने के लिए कि ये आदमी मिलिट्री के लिए फिट है कि नहीं, उसने कई तरह के टेस्टिंग स्ट्रेटजीज सेट किए और बाद में ये स्ट्रेटजी जो है सो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के टूल के रूप में एस्टेब्लिश किए और उससे कई तरह के टूल्स निकले। बीनेट का के ही तरह का ये वेस्लर्स, डेविड वेस्लर, ये इनका भी स्केल जो वेस्लर वेलेवी इंटेलिजेंस स्केल के नाम से जाना जाता है 1930 में ये डेवलप हुआ। ये उसके पैरेलल माना जाता है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है और इससे एक आईक्यू स्केल स्कोर इससे भी हमें मिलता है और डेविएशन आईक्यू स्कोर को उसका जो रिजल्ट होता है उसको कहा जाता है डेविएशन आईक्यू स्कोर, और ये भी काफ़ी वाइड यूज में आज के समय में है। कल्चर बायस एंड टेस्ट रिवीजन एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है इंटेलिजेंस टेस्ट का कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट हमने पहले भी कई बार चर्चा इसकी कर चुकी है दूसरे टॉपिक्स के चर्चा के दौरान कि हम अगर एक ट्राइबल बच्चे का और एक अर्बन बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या हम लोग उसको एक ही टूल से उनका मेजरमेंट कर सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जिसका उत्तर होता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। दोनों, अगर कोई हम नया टेस्ट डेवलप भी करें तो एक एवरेज किस्म का टेस्ट होगा जिसमें कि हम दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करेंगे और फिर वो निकल के आएगा। फिर मॉडर्न थेरीज एंड अप्रोचेस, इसमें जो इस तरह की जो थेरीज हैं वो इसमें इमर्ज होकर के आई हैं आज के समय में। आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे जो कि किस तरह से अभी
उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। और पीछे भी हम लोगों ने कई चीज़ों की चर्चा की है, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की चर्चा हम कर चुके हैं और ट्राइआर्किक थ्योरी की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये सब नए अप्रोच इसमें इमर्ज किए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी, एक एथिकल इशू इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब किसी को आप लो आईक्यू का सर्टिफिकेट दे देते हैं या उसके आईक्यू को लो करार दे देते हैं, तो उसके प्रति आपका एक अलग तरह का व्यवहार शुरू हो जाता है। और जनरली इसमें इनहेरेंटली एक मैटर या एक नज़रिया छुपा होता है कि हाई आईक्यू का या आईक्यू का मतलब है कि आपको हायर पोजीशन मिलना चाहिए या आप यू आर सुपीरियर टू द लो आईक्यू पीपल। तो एक तरह से ये जहाँ हम लोग एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ ये जो है ये लोगों को आईक्यू के लेवल पर उनको बांट करके और एक हायरार्की क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह के इसका इशू इसमें जुड़ा हुआ होता है। और फिर अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी जो है इसके कारण इंटेलिजेंस असेसमेंट का कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी ये सब काफ़ी विकसित हुआ है। अब हम लोग इसको पेपर पेन की जगह पर कंप्यूटराइज फॉर्म में भी इसको रन करते हैं या इसका एनालिसिस, एडमिनिस्ट्रेशन और एनालिसिस दोनों हम लोग उस रूप में कर सकते हैं। अब इसमें जो असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है इसके जो साइकोमेट्रिक डायमेंशंस हैं, यानी मनो मानक ये मनो मानकीय, मन को मानक देने वाला या उसको मापने वाला मनोमापन है ना, ये जो उसका डायमेंशन उसकी हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, जैसे कि हमने थोड़ी चर्चा रिलायबिलिटी की है कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग में जो उसका वो कितना रिलायबल है, कितना अगर हमने किसी को हाई आईक्यू का लेवल दिया है तो क्या वो ज़्यादा काबिल है, जो चैलेंजेस उसके सामने आएंगे उसको फेस करने में, जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे क्या उसको फेस करने के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है या ज़्यादा काबिल है। और तो इसके लिए बहुत सारे तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे रिलायबिलिटी का टेस्ट है टेस्ट रीटेस्ट, जिसमें कि सेम आदमी को 2 बार उसको टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि क्या दोनों बार जो रिजल्ट है वो लगभग सेम है। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात की जाती है, जिसमें कि जो अलग अलग तरह के कोरिलेशन जो उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं आपस में, अंदर उसके जो आइटम्स हैं और कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के बीच में कंसिस्टेंसी कितनी है वो देखा जाता है। कैटेगरीज के बीच में लो आई कोरिलेशन होना चाहिए और कैटेगरीज के अंदर आ, उसका भी उसको देखा जाता है, कंसिस्टेंसी देखी जाती है। इसी तरह से वैलिडिटी का भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कई तरह के वैलिडिटी होती है, जैसे कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है। तो ये सब हम लोग जो स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड जो आपकी क्लास हो रही है उसमें ये सब हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। इसके बाद जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसमें कि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ कि उसका सारा प्रोसेस जो है, जिसमें क्वेश्चन आइटम सिलेक्शन से लेकर के किस तरह से उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, कितने ड्यूरेशन तक जो पार्टिसिपेंट हैं उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर उसका असेसमेंट कितना ऑब्जेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं, और फिर उसका जो कन्वर्जन होता है आईक्यू स्कोर में उसको जो हम कन्वर्ट करते हैं, उसको इफिशिएंटली हम लोग उसको कैसे लागू कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस में कहीं भी किसी तरह का जो सब्जेक्टिवनेस है वो कहीं नहीं आना चाहिए। सारा प्रोसेस सबके लिए समान हो, जितने लोगों को हम एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं। तो जैसे आपके हाथ में अगर कोई टूल है इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो उसका उस टूल के मैनुअल में आपको ये बताया जाएगा कि ये चीज़ हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे।
किस परिस्थिति में उसका असेसमेंट फिर कैसे करेंगे, यानी मेजरमेंट के बाद फिर उसका स्कोरिंग कैसे करेंगे, स्कोरिंग के बाद फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई होती हैं। और उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है, उसको आप डेविएट नहीं कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हम लोग इंटेलिजेंस के टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट एडमिनिस्टर करने के असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हमें करना होता है। उसी तरह से नॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल कर्व की बात हो रही है, जिसमें कि आपको अपना जो टूल है उसको एक नॉर्मल पॉपुलेशन पर एडमिनिस्टर करके और उससे आपको पैरामीट्रिक जो पैरामीटर्स हैं, पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसको निकालना होता है, जिसको मोस्टली ये हम लोगों को एक परसेंटाइल स्कोर के रूप में मिलता है, जिसको जो कि हमें बताता है कि जो इंटेलिजेंस के अलग अलग डायमेंशन होंगे, उस डायमेंशन में वो व्यक्ति पॉपुलेशन की तुलना में उसका परसेंटाइल क्या है। जैसे कि मान लीजिए जनरल अवेयरनेस को आपने रखा है या नॉन वर्बल एबिलिटी को आपने रखा है, तो उसमें किसी व्यक्ति का परसेंटाइल क्या है ना, तो 100 है, 90th है, क्या है, तो उसके हिसाब से उसको ये माना जाता है कि पूरे पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में एज्यूम किया जाता है। क्योंकि पॉपुलेशन का जब हम लोगों ने इसको ये टूल तैयार किया और उसका मैनुअल बनाया, तो उससे पहले हमने 2000, 3000, 5000 और जितना ज़्यादा लोगों को आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया वो टूल बनता है। तो कुछ हजार लोगों को पर एडमिनिस्टर किया जाता है और फिर उसके रिजल्ट को एनालाइज करके ये बनाया जाता है, इसका जो परसेंटाइल स्कोर है। और फिर उसी परसेंटाइल स्कोर को एक प्रोसेस उसमें दिया होता है, उस प्रोसेस के द्वारा आप आईक्यू स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। और वो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग नॉर्मिंग करते हैं। नॉर्मिंग का मतलब हो गया कि जो नॉर्म है, पॉपुलेशन का जो नॉर्म है, उसके कंपेरिजन में, उसकी तुलना में जिस इंडिविजुअल को हम देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, वो अपने पॉपुलेशन की तुलना में ये कहाँ पर है, पॉपुलेशन के स्केल में ये ऊपर है, नीचे है, बीच में है, कहाँ है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग नॉर्मिंग कहते हैं। फिर इसमें स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि हम लोग एक मीन एवरेज 100 को लेकर के और एक 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन इसको लेकर के और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो उसका एक अपना एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन का, जिसको कि फॉलो किया जाता है और इससे हमें एक स्टैंडर्ड स्कोर मिलता है। बायस एंड फर्मनेस को भी इसमें से हमें मिनिमाइज करने का स्कोप मिलता है। जो भी टेस्ट डेवलपर होते हैं असेसमेंट का, इंटेलिजेंस असेसमेंट का डेवलप करने वाले, वो किसी पर्टिकुलर बायस के पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट में वो बायस नहीं हो, जैसे कि मैथमेटिकल एबिलिटी को ज़्यादा फोकस कर दिया। उनको लगता है कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंट लोगों में मैथमेटिकल एबिलिटी हाई होनी चाहिए। जरूरी नहीं है, अपने तरफ से आप डिफाइन कर रहे हैं, आपका बायसनेस है। हो सकता है किसी दूसरे के नज़र में क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोई और उसका डायमेंशन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉन वर्बल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का बायस नहीं करके आपको जो अपना टूल डेवलप होता है वो टूल में आपको बैलेंस रखना पड़ता है। टेस्ट डेवलपमेंट एंड आइटम एनालिसिस करके कौन सा आइटम रखना है, कौन से प्रश्न रखने हैं, कौन सी चीज़ को छांटना है, ऐसे आइटम एनालिसिस करके टेस्ट को डेवलप किया जाता है, पूरे टूल को डेवलप किया जाता है। और फिर उसका लेंथ तय किया जाता है कि कितने सवाल रहेंगे और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में कितने समय का टाइम देंगे आप एडमिनिस्ट्रेट करने में।
ये भी निर्धारित करना होता है। और उसी टाइम में आप जब अगले को देते हैं तो उस टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। उस पर्टिकुलर टाइम में ही आपको उसको मेजर करना होता है। जैसे अगर किसी टेस्ट के लिए आपने 8 मिनट रखा है तो 8 मिनट के ही उसका एक कंपोनेंट है, वो 8 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई है तो एक पार्ट को ही लेके वो 15 मिनट काम कर रहा है, दूसरे पार्ट को उसने 4 मिनट काम किया, तो ये आपका स्कोर खराब कर देगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अगर आप एक टूल दे रहे हैं तो उसको सारे कंपोनेंट को टच करना है, और हर कंपोनेंट के लिए जितना टाइम अलॉट किया गया है उसी में उसको काम करना है। स्टैंडर्ड स्कोर का उपयोग किया जाता है, जिसको कि जेड स्कोर कहा जाता है, या परसेंटाइल रैंक जिसकी हमने चर्चा की वो। ये स्कोर क्या है, ये न्यूमेरिकल जो डिफरेंसेज हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्कोर्स में, जो कि नॉर्मल, जिसको हमने नॉर्मिंग के बारे में जो हम लोगों ने ऊपर देखा, वो भी एक नॉर्मिंग का मतलब होता है कि पूरे नॉर्मल कर्व के हर एक बिंदु को आप एक पॉइंट असाइन करते हैं, एक नंबर असाइन करते हैं, और वो इंडिविजुअल उसी कर्व के अंदर के किसी बिंदु पर होता है। वो बीच में हो सकता है, वो लेफ्ट साइड में हो सकता है, वो राइट साइड में होता है। अकॉर्डिंगली उसका प्लस या माइनस का एक स्कोर होगा, जिसको कि आप कह सकते हैं उसका जेड स्कोर होता है। उसी तरह से इसका अपडेशन भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जनरेशन, हर जनरेशन के साथ या हर 5 वर्ष में या हर 5 साल में जो टूल होता है उसमें 5% इंक्रीज होता है। जैसे यूनिट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा गया कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है पॉपुलेशन का, वो आ, हर 5 साल में वो इनहेंस हो जाता है 5% के रेट से, है ना, वो ऊपर चला जाता है। तो इसलिए उसको रिवीजन करते रहना होता है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए जनरेशन के लोग आते हैं, जैसे आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव में ही महसूस करेंगे कि जिन चीज़ों को आपने जैसे मेरी पीढ़ी के लोगों ने कंप्यूटर 25 साल की उम्र में देखा या उसका उपयोग करना शुरू किया, हाथ लगाया, हमने 25-26 साल की उम्र में जाकर के इसको पहली बार टच किया। और जबकि जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं इसको जन्म से ही टच कर रहे हैं, बच्चे इसके साथ खेलते हैं, तो जाहिर है इसका जो इस फील्ड में इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि उनको एक्सपोजर ज़्यादा है। तो तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए आपको जो आईक्यू के टूल हैं उसको अपग्रेड करते रहना होता है। अब ये कुछ स्केल्स का नाम यहाँ दिया हुआ है, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द पॉपुलर है। अ, इसी तरह से वाइस कहा जाता है, ये वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, इसको वाइस कहा जाता है। अ, ये एडल्ट्स के लिए है, फिर इसे ही सेम चीज़ चिल्ड्रन के लिए है। उसी तरह से रैवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, जो कि नॉन वर्बल और कल्चर फेयर टेस्ट है। उसमें कोशिश की गई है कि कल्चरल बायसनेस जो आइटम्स में आते हैं उसको दूर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, नॉन वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर फोकस किया गया है, ताकि जो भाषा समझने की समस्या के कारण जो लोग पीछे हो जाते हैं उसको समाप्त किया जा सके। इसी तरह से बहुत से दूसरे भी टूल्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसमें जो अलग अलग तरह की जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं बच्चों और बड़ों में, जिसमें कि मेमोरी हुआ, अटेंशन हुआ, किस तेजी से आप सूचनाओं को प्रोसेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ये सब चीज़ें एजुकेशनल प्लानिंग के लिए या दूसरे कामों के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो जैसे कि बच्चों को किस पेज से पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपके पास उनका प्रोसेसिंग स्पीड का आपके पास अगर डेटा है तो आपको उससे सहायता मिल सकती है। इसी तरह से कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन है, जो कि अगेन कॉग्निटिव फंक्शनिंग का डिफरेंट डायमेंशन है, उसको असेस करता है।
जिसमें कि सिमुलटेनियस पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक साथ 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 आप कितनी तरह के प्रोसेस कर सकते हैं, और एक के बाद एक जो डाइवर्स प्रोसेसिंग है, एक तरह के प्रोसेसिंग से कन्वर्ट होकर दूसरे में जाना, दूसरे से फिर तीसरे में जाना या वापस आना, ये चीज़ें इसमें मेजर करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, स्पैटियल, ये सब चीज़ों को मेजर किया जाता है। फिर एक ओटिस लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें स्कूल के बच्चों का जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, रीजनिंग एबिलिटी है, इसको मेजर किया जाता है। उसी तरह से कैटसेल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि जनरल इंटेलिजेंस को एसेस करने की कोशिश करता है, और कल्चरल और लिंग्विस्टिक बायस को मिनिमाइज करके इसको ये मेजर करने की कोशिश करता है। इसके बाद पीक बॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट है, जो कि मुख्यतः जो वोकैबुलरी है, रिसेप्टिव वोकैबुलरी, उसका असेसमेंट करता है, जो वर्बल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ होता है, और ये खास करके जो लैंग्वेज स्किल है उसके मेजरमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स रीजनिंग टेस्ट है, ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग क्लस्टर है उससे मिलता जुलता है, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को मेजर करता है। एडाप्टिव इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, जिसमें जो लर्नर का पिछला आंसर होता है उसके हिसाब से उसको अगला आंसर देने के लिए गाइड किया जाता है, और जिससे कि उसका एक हायर लेवल का असेसमेंट हो सके और ज़्यादा डेप्थ असेसमेंट हो सके। तो इसमें हम ये मल्टी डायमेंशनल इसको आप कर सकते हैं एडाप्टिव को। फिर इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के टूल्स इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी इंटेलिजेंस में जो कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कल्चरल बायस की, कल्चरल बायस बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है या चैलेंज है। जो टेस्ट टेकर्स हैं उनका कल्चरल कितना ज़्यादा अर्बन है, वो अपने कोई भी टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बेहतर होने की संभावना होती है। यानी अगर आप कहें तुलना के लिए, तो एक ही आइडियली अगर माना जाए तो एक ही लेवल का एक बच्चा है जो दोनों का एक समान लेवल है, लेकिन एक अर्बन सिचुएशन में रह रहा है और एक रूरल या ट्राइबल सिचुएशन में है, तो जो अर्बन वाला होगा उसका स्कोर हाई होगा। ये कल्चर बायस होता है। दूसरा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का चैलेंज है। जो टेस्ट जो हैं बनते हैं वही, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंग्लिश में या स्टैंडर्ड हिंदी के टेक्स्ट हैं, और जिसमें कि स्टैंडर्ड हिंदी के टर्मिनोलॉजी या इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं। तो वो कम्युनिकेट करने में, तो जिसका आप टेस्ट ले रहे हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन का गुड लेवल नहीं है, हाईली लिटरेट नहीं है, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम करता है। उसी तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, जिसमें इनकम, एजुकेशन कितना मिला, रिसोर्सेज पे एक्सेस कितना है, ये सब भी इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जिनको कम एजुकेशन मिल रही होती है, उनका जो कम ऐसी है, तो उसका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिनका लो होता है, उनको कम एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उससे कि उनको ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को इनरिच करने का मौका नहीं मिलता है, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट आता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास है उस पर। फिर कल्चर एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज का भी सिग्निफिकेंस होता है। कई बार जो इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में एक इंटेलिजेंट वर्क होता है, कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में वो अनइंटेलिजेंट होता है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने इस पर विस्तार से कई बार इसकी चर्चा की है कि जो कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, जो उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस टेस्ट बने हैं, वो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बने हैं, इंडिविजुअलिस्टिक गोल के हिसाब से बने हैं, जो कि जो दूसरे कल्चर्स हैं, नॉन यूरोपियन कल्चर्स हैं,
एशियन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, या जो अ, दूसरे इस तरह के जो ट्राइबल लोग हैं, उनके हिसाब से अगर बात कहा जाए तो उनके बहुत सारे नॉर्म्स और वैल्यूज ऐसे हैं जो कि इनसे मैच नहीं करते हैं। और इसमें इनहेरेंट जो चीज़ें होती है जिसको कि इंटेलिजेंट माना जाता है, मतलब आपने किसको सही आंसर माना है, ये चीज़ वैरी कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल अटेनमेंट को या इंडिविजुअल को हम लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने वातावरण से परे वो कितना इंटेलिजेंट है, यानी वो वातावरण में किस तरह से उसमें हाईली इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहा है। वहाँ तो जब अगर वो अपने वैल्यूज को, अपने कल्चर नॉर्म्स को अगर इम्पोर्टेंस देता है, तो वो एक अलग डायमेंशन के रूप में उभर के आता है। फिर इसी तरह से जो टेस्ट नॉर्म्स हैं वो भी इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या कल्चरल बैकग्राउंड है, उसका अलग अलग नॉर्म्स हो गया, मतलब कि उसका उसके पॉपुलेशन का नॉर्म्स आपको अलग अलग निकालना होगा। आप एक मान लीजिए एक अर्बन इलाके में आपने नॉर्म्स बना लिया, तो वो उस इलाके का नॉर्म्स है। अब आप उस स्कूल को लेकर के भारत में आपने दिल्ली में नॉर्म्स बनाया और उसको लेकर के आप पूरे भारत में घूम रहे हैं, हर जगह वही नॉर्म्स लागू कर रहे हैं। तो ये तो नहीं है, आपको ढेर सारा नॉर्म्स चाहिए, है ना। कम से कम आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर, ये 5 नॉर्म्स लीजिए। अ, हालांकि उसमें भी बहुत सारे बायस होंगे, लेकिन आप मान सकते हैं कि थोड़ा उसमें बैलेंस होता है उससे। उसी तरह से स्टीरियोटाइप का भी ट्रीट इसमें है। अ, जैसे कि किसी तो टेस्ट आप देने जाते हैं और उसमें उसका जो रिजल्ट आता है, उसमें अपने जो एक कॉमन आप ट्रेड देखते हैं, तो उसमें आप मान लेते हैं कि फलाने कम्युनिटी का जो ग्रुप का व्यक्ति होता है उसका आईक्यू लो होता है। तो ये जनरलाइजेशन आप कर देते हैं, तुरंत स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि इसका होगा तो सबका आईक्यू कम है, ऐसा आप एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम होता है। कल्चर फेयरनेस की कोशिश की जा रही है, काफ़ी सारे टूल्स हमने ऊपर देखे जो कल्चरली फेयर होने की कोशिश करते हैं, और जो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसके प्रति निरपेक्ष रहने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड भी इसमें हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशन की बात करते हैं। तो जैसे हमने जब डिस्कस किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो हमने देखा था कि ये बार बार उसमें कहा गया कि जो EQ है वो IQ के तुलना में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जब हम वर्क कंडीशन को अ, में सक्सेस को, वर्क कंडीशन में सक्सेस को या वर्क प्लेस में सक्सेस को मेजर करना चाहते हैं या उसका कोरिलेशन देखना चाहते हैं कि हाई EQ का मतलब हाई वर्क प्लेस सक्सेस है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको वहाँ पर देखते हैं। इन्वायरमेंटल इनरिचमेंट, जिसमें कि जो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट होता है उसमें उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जिससे कि अगर वो जो लर्नर है उसका IQ इन जनरल लो भी होता है, लेकिन अगर वो इनरिचिंग इन्वायरमेंट में रहता है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ बार बार उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो उसके IQ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस, वो ज़्यादा बेहतर होता है IQ, और जो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और अगर उसका उल्टा परिस्थिति है तो उसमें उसका अपोजिट इफेक्ट होता है। इसी तरह से एजुकेशन को एक्सेस का भी इम्पैक्ट आता है। लो इनकम इंडिविजुअल है उसको कम एजुकेशन रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो इसलिए उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट लो हो जाता है। उसी तरह से जो कल्चरल कॉम्पिटेंसी है कई बार वो जोड़ा जाता है और उसका इम्पैक्ट आता है टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि कई सारे कल्चर हैं, जैसे कि इंडियंस के
आईटी में सक्सेस को अक्सर इस चीज से जोड़ा जाता है कि इंडियंस आर वेरी गुड इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जो इनकी थिंकिंग है, इसका एक कल्चरल बैकग्राउंड है। बहुत पहले से, बहुत समय से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर थिंकिंग कर रहे हैं। तो उसका जो है वो एक पॉजिटिव डायमेंशन है, जो कि हमारा जो सक्सेस रेट, हाई सक्सेस रेट है जो कंप्यूटर के फील्ड में, उसको दर्शाता है। उसके कारण के रूप में कई लोग उसको साइट करते हैं। तो ये कई सारे डायमेंशन हैं जो कि कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम इंटेलिजेंस के असेसमेंट को देखते हैं, बुद्धिमत्ता के मूल्यांकन को जब हम लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सब डायमेंशन उसके सामने आते हैं। इसी तरह से अगर हम जो वर्तमान में न्यूरो साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें ढेर सारे जो शोध हुए हैं या ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे कनेक्शंस वहाँ पर हम देखते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि आज के समय में जो बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्सेस टू ब्रेन है, जिसको एफएमआरआई टेक्निक हम लोग कहते हैं। एफएमआरआई टेक्निक एक विजुअल आपको देता है ब्रेन में कब कहाँ किस रूप से फंक्शन कर रहा है, कौन सा रीजन सक्रिय हो रहा है, कौन सा नेटवर्क उससे एसोसिएटेड है, तो कब क्या आप कर रहे हैं और उससे कौन सा रीजन सक्रिय होता है। ये सारी चीज़ें इसमें ब्रेन का जो, जैसे प्री फ्रंटल, पैरिएटल, एंटेरियर, ये सब पार्ट जो है, ये कब किस कॉन्टेक्स्ट में एरिया एक्टिव होता है, ये सब चीज़ें इसमें दिखती हैं। तो इंटेलिजेंस को हाई इंटेलिजेंस वाले लोगों का और अगर मेजरमेंट किया जाता है तो ये देखने में आता है कि कौन सा पार्ट इनका एक्टिव होता है जिसमें ये हाई इंटेलिजेंस के काम कर पाते हैं। तो ये काफ़ी सारा इसमें अभी एडवांसमेंट हुआ और ये पाया गया है कि हाई एडवांसमेंट, हाई आईक्यू वाले लोगों का ब्रेन थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टडीज में ग्रे मैटर का और खास करके जो ग्रे मैटर कुछ सर्टेन ब्रेन रीजन में है, खास दिमाग के पार्ट में है, ऐसे ग्रे मैटर का एक को रिलेशन देखा गया है हाई इंटेलिजेंस के साथ। हमारे ग्रे मैटर अगर लो है, कम है वो ग्रे मैटर, तो लो इंटेलिजेंस है, हाई है तो हाई इंटेलिजेंस है। और ये ग्रे मैटर बेसिकली जो न्यूरॉन सेल्स हैं उसको कंटेन करता है, और उसको उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग, जो कि न्यूरॉन्स के बीच में जो प्रोसेसिंग का काम चलता है, इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग का, उसको अ, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। और तो उसका देखा गया है कोरिलेशन कि वो कितना ग्रे मैटर है उस कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, उसके हिसाब से वो इन्फ्लुएंस होता है कि हाई है होगा कि लो होगा। इसी तरह से वाइट मैटर भी है, जिसको कि जो जिसका काम ब्रेन के अलग अलग रीजन को कनेक्ट करना है, और ये भी बहुत ही क्रिटिकल है, जिसके द्वारा जो न्यूरल कम्युनिकेशन है वो उसके स्पीड से, उससे इसका स्पीड इससे प्रभावित होता है। उसी तरह से जो फ्रंटल लोब्स है, खास करके जो सामने का फ्रंटल लोब्स है, ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जैसे रीजनिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, प्लानिंग हुआ, यानी हमारे सिर के सामने वाला जो भाग है, ये इसका काफ़ी रोल देखा जाता है। इस रीजन में अगर डैमेज है, चोट है, वो होती है, तो कुछ 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 तरह के प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति में देखे जाते हैं। अंत में कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लगता है।
कुछ कंप्यूटर में इश्यूज आ रहे हैं। ओके। न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो डोपामाइन जो न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है, और सेरोटोनिन, ये दोनों भी इसमें रोल प्ले करते हैं। और इनके डीरेगुलेशन से ये सॉरी डिसरेगुलेशन, उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है और इंटेलिजेंस है उस पर असर पड़ता है। न्यूरल प्लास्टिसिटी एक काफ़ी हाल के समय में एक डेवलप हुआ है, एक इस फील्ड के रिसर्च के रूप में, जिसका कॉग्निटिव स्किल के डेवलपमेंट में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर एक तरह के काम को करने के आदी हो चुके हैं या बार बार कर चुके हैं, तो उसमें चेंजेस होने पर आप कितना जल्दी या रीवायर कर सकते हैं अपने इसको, अपने इंटेलिजेंस को, या अपने आपका जो नेटवर्क है उसको, ब्रेन के में जो आपका कनेक्शन बना हुआ है उसको। उस तरह से जेनेटिक और इंटेलिजेंस का भी रिलेशन देखा गया है, और जिसमें कि जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उसका इफेक्ट देखा जाता है। न्यूरल एफिशिएंसी, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा, मेरा लैपटॉप ज़्यादा गर्म हो गया है, इस कारण से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैं इस सेक्शन को ख़त्म करके तेज़ी से इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ज़्यादा कुछ इंडिविजुअल्स में न्यूरल नेटवर्क को ज़्यादा एफिशिएंट देखा गया है, जिससे कि वो ज़्यादा क्विकली और एक्यूरेटली प्रोसेसिंग कर पाते हैं। ये मतलब उसके एफिशिएंसी का, जो नेटवर्क की एफिशिएंसी है वो भी इसमें मायने रखती है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मायने रखता है, जिसमें कि ब्रेन डेवलपमेंट का जो फैक्टर था, इन्वायरमेंटल फैक्टर था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसे था, न्यूट्रिशन क्या मिला, जो भी टॉक्सिन्स हैं जो ब्रेन को शेप करते हैं, उसका वो कितना एक्सपोजर हुआ, ये सारी चीज़ें उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर को, इंटेलिजेंस को इफेक्ट करते हैं। एजिंग का भी असर आता है, ब्रेन के साथ में, एजिंग के साथ ब्रेन में चेंजेस आते हैं, और उसका भी एक असर देखा गया है। और ब्रेन ट्रेनिंग भी ये देखा गया है कि ब्रेन को ट्रेन भी किया जा सकता है। कई सारे तरीके उसके देखे गए हैं जिसका इस्तेमाल करके ब्रेन को बेहतर बनाया जा सकता है, और जो पहले के पुराना उनका जो लेवल होता है उसको, उसकी जगह पर वो और ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस तो ये सब पीछे जो बैकग्राउंड है उससे ही आप समझ सकते हैं कि कई सारे कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनका उनमें कुछ यूनिक चीज़ें पाई जाती हैं। कई सारे इंडिविजुअल्स कुछ पर्टिकुलर काम में, जैसे आप देखेंगे कुछ बच्चे क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ लॉजिकल मैथमेटिकल चीज़ होती है उसमें ज़्यादा होशियार होते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा डायमेंशन देखा जाता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस जब हम लोग एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें देखते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग पाते हैं। या न्यूरो साइंस का, जब हम लोग न्यूरो साइंस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोगों ने अलग अलग ब्रेन का स्टडी करते हैं न्यूरो साइंस के टूल्स का इस्तेमाल करके, तो इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली जो डिफरेंसेस दिखते हैं, जिसका मतलब हुआ कि जो इंटेलिजेंस जो है वो एक एक्चुअल ब्रेन लेवल का एक एक चीज़ है, उसका वो एग्जिस्ट करता है।
ऐसा नहीं है कि ये केवल कोई एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे कि आपके पास ज़्यादा जानकारी है, मेरे पास कम जानकारी है, तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। इस तरह की बात नहीं है। ये ब्रेन के स्ट्रक्चर से, उसके फंक्शनिंग से, उसके डेवलपमेंट का क्या स्टेज था, कैसे वो डेवलप हुआ, इन सारे फैक्टर से वो प्रभावित होता है। अब एजुकेशनल सेटिंग में हम देखें तो कुछ एक पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि गिफ्टेड और टैलेंटेड जो स्टूडेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये काम करता है या हेल्प करता है। उसी तरह से जो डिजेबिलिटी का क्या लेवल है, किस खास करके माइंड से रिलेटेड जो डिजेबिलिटीज होती हैं उसके बारे में जानने में और समझने में जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये काफ़ी काम करता है, काफ़ी हेल्प करता है। उसी तरह से इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान बनाना हो, किसी व्यक्ति के ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन प्लान बनाना हो, कैसे उसको टीच करेंगे, कैसे उसको डेवलप करेंगे, हाईली इफ़िशिएंट या हाईली इंटेलिजेंट बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, और जो डिफरेंटली एबल्ड है उसको कैसे ट्रीट करेंगे। इन सबको प्लान बनाने के लिए, सब के टीचिंग के प्लान बनाने के लिए आपको उनका एक इवैल्यूएशन, रिलायबल इवैल्यूएशन आपको करना होगा। इसी तरह से प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग एक इसका इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, जिसमें कि अ, जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको अ, कहाँ रखेंगे आप, किस कोर्स में डालेंगे, किस तरह से का कोर्स उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो कई बार बच्चे खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं और वो ज़्यादा दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं। उसकी तुलना में ये जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स हैं ये ज़्यादा कारगर होते हैं। इसी तरह से रिसोर्स एलोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी खास करके जहाँ पर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट वाले जगहों पर हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को भेजते हैं, ताकि यानी उनको ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जा सकें और वहाँ वो ज़्यादा उनकी लर्निंग हो सके। इसी तरह से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसकी बात हमने ऑलरेडी समझ ली कि जो इंस्ट्रक्शन है सबको इंडिविजुअल नीड के हिसाब से टेलर करके देना। उनके लर्निंग स्टाइल को समझना, जो लर्नर्स हैं उनके लर्निंग स्टाइल को समझना, उसको उसके संबंध में भी जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो काफ़ी हेल्प करता है। अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें कि खास करके जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके स्पेशल नीड को अर्ली से समझ के और वो पीछे न रह जाए इसको इंश्योर करना। फिर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए अभी हम लोगों ने कई बार चर्चा की कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है सो करिकुलम डेवलपमेंट में सहायता करता है अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द लर्नर्स। फिर टीचर ट्रेनिंग के लिए, मतलब कैसे आप बच्चों के आईक्यू लेवल को इंटरप्रेट करके और उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि अब आज के समय में प्रैक्टिकली अब आईक्यू के यूज को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत सारा स्टीरियोटाइप बन चुका है। अब जैसे हायरार्की की बात जो मैंने पहले की है, इसलिए टीचर्स को सजेस्ट किया जाता है कि डोंट यूज दिस, क्योंकि अक्सर ये लोग शेयर कर देते हैं टीचर्स जो है, या कहीं से लीक हो जाती है बात कि ये हाई आईक्यू है, टीचर ही कभी बोल देते हैं गुस्से में या किसी कारण से किसी के बारे में तुम लो आईक्यू है या इस तरह का कुछ बोल देते हैं, तो वो एक बुलिंग का रीजन हो जाता है, या बुलिंग का स्कोप वहाँ बन जाता है, या एब्यूसिव बिहेवियर का स्कोप बन जाता है। बहुत सारे और प्रॉब्लम्स वहाँ इमर्ज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली यस, आप टीचर ट्रेनिंग के डिजाइन को डिजाइन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ बात बतानी है तो वो सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। प्रोग्रेस और ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। टेस्टिंग को स्टैंडर्डाइज बनाने में किस तरह से आप ज़्यादा स्टूडेंट्स जो खास करके जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं
उनको कैसे एकोमोडेट करेंगे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, उस सब प्रोसेस के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और स्पेशल प्रोग्राम में जैसे एडवांस प्लेसमेंट कोर्स है, उसमें ये सब चीज़ें क्राइटेरिया के रूप में काम कर सकती हैं कि हाई मैथमेटिक्स के कोर्स में कौन जा सकता है, या इस तरह के कोई स्पेशल कोर्स हैं तो उसके बारे में। तो इस तरह से हम इसके लास्ट सेगमेंट में पहुंचते हैं जहां पर जो डिबेट्स हैं, कई सारे डिबेट्स की चर्चा हम लोग ने ऑलरेडी कर ली है। एक जो सबसे पुराना डिबेट है वो ये है कि इंटेलिजेंस किसके कारण से होता है। ये जेनेटिकली कोई बच्चा हाईली इंटेलिजेंट पैदा होता है या परवरिश के कारण ऐसा हो जाता है। तो ये एक डिबेट है। अब दोनों अपना अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग तर्क देने की कोशिश करते हैं कि हेरिडिटी और ये ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि हाई इंटेलिजेंट लोग भी अगर सही इन्वायरमेंट में नहीं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं तो उनका उतना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो नेचर और नर्चर दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। और अब इसमें किसका प्राइमरी है और किसका सेकेंडरी है, ये बहुत हद तक आप इसको निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी होता है कि कम इंटेलिजेंस वाले लेवल वाले बच्चे को भी अगर हाईली चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो उसका स्कोर हाई आता है। इन कोर्स ऑफ टाइम उसका स्कोर भी इम्प्रूव करता है और वो बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। हाँ, हालांकि कुछ लोग इसमें आप देखते होंगे फिल्मों में और बहुत जगह एक नेचुरल बात टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि किसी काम के लिए ये नेचुरल है, ये इसके अंदर नेचुरल है ना। ये अक्सर कॉमन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कई लोगों के लिए कोई स्किल सीखना उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल का काम होता है, तो वही कुछ लोगों के लिए वो चीज़ सीखना बहुत ही आसान होता है, वो तुरंत सीख लेते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। तो और ये माना जाता है कि जेनेटिकली इसमें ये काबिलियत है। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब इसमें आप किसी एक पर उंगली नहीं रख सकते। इसी तरह से जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसके बारे में हम लोग बात कर ली। तो उसके हिसाब से इसका बहुत सारा डायमेंशन हो सकता है, तो किसी एक डायमेंशन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने का कोई मतलब नहीं होता है। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस इंटेलिजेंस का और डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है उसका ज़्यादा प्रैक्टिकल ये होगा। केवल एक लॉजिकल इंटेलिजेंस पे, एनालिटिकल इंटेलिजेंस को फिक्स होने की जरूरत नहीं। उसी तरह से फ्लिन इफेक्ट की बात इसमें कही जाती है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि एवरेज जो आईक्यू स्कोर है ये समय के साथ बढ़ता है, जिसकी चर्चा मैंने इससे पहले की है। अब रिसर्चर्स इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जनरेशन टू जनरेशन जो आईक्यू स्कोर है 5 सालों में इसमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है, चेंज होते जाते हैं। इसको फ्लिन इफेक्ट कहते हैं। ये फ्लिन इफेक्ट क्यों होता है इसको लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एवरेज पॉपुलेशन के आईक्यू के बारे में है। इसी तरह से न्यूरो साइंस एंड इंटेलिजेंस हमने पहले ही देख लिया है काफ़ी विस्तार से कि एडवांस जो मेजरमेंट है वो, अब ये न्यूरो साइंस ज़्यादा रिलायबल टूल दे रहा है, डायरेक्ट टूल दे रहा है। जहाँ इंटेलिजेंस का टेस्ट हम लोग यूज करते हैं तो वो इनडायरेक्ट टूल है, जबकि न्यूरो साइंस डायरेक्टली आपको बता सकता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा एफएमआरआई के सहायता से। कल्चरल फेयरनेस और बायस की बात हम लोगों ने पीछे काफ़ी की है। ये जो सोशियो इकोनॉमिक और ये चीज़ें हैं ये किस तरह से काम करती हैं और ये किस तरह से उसका असर होता है। ये चेंज हो गया। फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग काफ़ी इसकी चर्चा एक पूरा क्लास में कर चुके हैं। तो कई लोग आईक्यू की तुलना में ईक्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसी तरह से एआई के इमर्ज होने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि
जो ह्यूमन वर्कर्स हैं उनके आईक्यू का अब क्या इम्पोर्टेंस है, जब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, तो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंट पर्सन की ज़रूरत क्या है। तो इस तरह का सवाल भी उठ रहा है। अ, इसके बाद डायनामिक असेसमेंट मेथड्स हैं, जो कि अ, कैसे कोई व्यक्ति लर्न करता है, कैसे अडाप्ट करता है, इस प्रोसेस को समझने की बात, कि वो पूरा प्रोसेस न केवल फाइनल रिजल्ट के देखने की जगह किस तरह से वो उसकी लर्निंग प्रक्रिया कैसे हो रही है, वो उसको कई लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो वो डायनामिक असेसमेंट में विश्वास करते हैं और उसके हिसाब से उसको करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी का भी रोल अब एम्फेसाइज किया जा रहा है, कि जो क्रिएटिविटी है वो कॉग्निटिव एबिलिटी में एक की पार्ट है, और कैसे हम लोग क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ट्रेडिशनल मेजरमेंट में हम लोग कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, इसको देखने की कोशिश की जा रही है। क्रॉस कल्चर इंटेलिजेंस, ये भी एक ऐसा टूल डेवलप कैसे करें जो कि हम लोग क्रॉस कल्चरल उसका इस्तेमाल कर सकें। टेक्नोलॉजी एडवांस एनहेंसमेंट, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड हम लोग कई सारे प्रैक्टिकल चीज़ें या वर्चुअल इंटेलिजेंस टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि वर्चुअली चैलेंजेस दे करके और उनका प्रैक्टिकली वो कितना उसको अप्लाई कर सकता है उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप उसके भी खुल रहे हैं। और इसके साथ ही एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की है, किस प्रकार से लेवलिंग हो जाता है बच्चों का, ये हाई आईक्यू है, ये लो आईक्यू है। तो इसके कारण इसका एक बड़ा इशू है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को भी अगर ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे का स्कोर ये है, तो या तो बोस्टिंग करेंगे हाई है, हमारा बच्चा तो 140 आईक्यू है, या हमारा बच्चा तो लो आईक्यू का है, क्या करें। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स इमर्ज करता है। और उसी तरह से जो स्पेशल पॉपुलेशन है, डिजेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, अ, जो बाहर के फॉरेन बच्चे जिनको कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना पड़ रहा है, उनको उनके असेसमेंट को लेकर के कई सारी चीज़ें, कई सारे काम हो रहे हैं, कैसे उनका असेसमेंट हो सकता है और कैसे उनके असेसमेंट को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अभी के समय में नए डिबेट्स और चैलेंजेस पर काम हो रहे हैं, वो सब चीज़ें थी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो इंटेलिजेंस के असेसमेंट से संबंधित जो डिफरेंट डायमेंशन थे, उन सब के बारे में हम लोगों ने उसको जाना और उसके बारे में स्टडी किया। और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से शुरू करके किस तरह से इंटेलिजेंस के शुरुआत हुई, फिर उसके साइकोमेट्रिक जो प्रिंसिपल्स थे, जिसपे कि उसके असेसमेंट को हम लोग निर्धारित करते हैं, उसको ज़्यादा विश्वसनीय रूप से इस्तेमाल करने के योग्य बनाते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। और फिर हमने जो अनेक प्रकार के बुद्धिमत्ता की जांच है, उसको हमने देखा। तो सोशियो और कल्चर जो सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक प्रभाव या कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट को रखते हैं, तो उसके बारे में हमने बात की। और फिर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको देखा। न्यूरो साइंस के का कैसे इसमें कई सारे जो इंटेलिजेंस टेस्ट के रिजल्ट हैं वो कैसे वेरीफाई होते हैं, और कैसे न्यूरो साइंस हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है इंटेलिजेंस को समझने के लिए। इन सब चीज़ों के साथ फिर हमने अंत में इससे संबंधित जो अभी जो डिबेट चल रहे हैं, रिसेंट रिसर्च जो हुए हैं, उसको भी हम लोगों ने समझा।